हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 32 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं ए बी सी डी जी पी में है। तो अगर मैं ए को ए रहने दूं तो बी मेरा ए आर हो गया, सी ए आर स्क्वायर हो गया और डी ए आर क्यूब हो गया। जीपी का ही मतलब हुआ। अब मुझे प्रूव करना है कि ये टर्म और ये टर्म जीपी में है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, सब चीज़ को ए और आर के टर्म में लिख दूंगा। तो ये टर्म a की पावर n प्लस ए आर की पावर n हो जाएगा। तो पूरे में से a की पावर n कॉमन हो जाएगा, यहाँ प्लस 1 प्लस r की पावर n आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं b को ए आर और c को ए आर स्क्वायर डालूं तो ये वाला टर्म a की पावर n r की पावर n इंटू 1 प्लस आर की पावर n आ जाएगा। और ये वाला टर्म a की पावर n r की पावर 2n इंटू 1 प्लस आर की पावर n आ जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर अगर मैं इन दोनों टर्म का रेशो लूँ या इन दोनों टर्म का रेशो लूँ तो जो मेरा कॉमन रेशो है उसकी वैल्यू r की पावर n आ जाएगी। तो ये तीनों टर्म भी जीपी में आ गए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं इफ a एंड b आर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p एंड c एंड d आर रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस q वेयर a b c d आर इन gp प्रूव दैट q प्लस p अपॉन q माइनस p इज इक्वल टू 17/15। तो फिर से मैं a को a ही रहने देता हूँ, b को ए आर लिख देता हूँ, c को ए आर स्क्वायर लिख देता हूँ और d को ए आर क्यूब लिख देता हूँ। तो एक तो इक्वेशन मेरे पास क्या आई कि a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3। सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो माइनस बी बाई ए होते हैं। तो a प्लस ए आर इज इक्वल टू 3 आ गया। और यहां पर अगर मैं देखूं तो ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब की वैल्यू 12 आ गई। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखूं तो यहां से इस इक्वेशन में से मैं आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो a प्लस ए आर आ जाएगा जिसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 3 है, इसलिए आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई या आर की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई। तो थोड़ी देर के लिए मैं सपोज करो आर को प्लस 2 ले लेता हूं, माइनस 2 वाला भी सेम कंसेप्ट पे हो जाएगा। अब अगर r की वैल्यू 2 आ गई तो जो मेरा टर्म p है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, वो a स्क्वायर r है, यानी कि इसकी वैल्यू 2a स्क्वायर है। और q की वैल्यू फिर इन इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, यानी कि c इंटू डी हो जाएगी जो कि ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। तो ये मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर आर की पावर 5 आ गया जो कि 32a स्क्वायर आ गया। तो यहां से मेरे q और p आ गए। अब मुझे सिंपली q प्लस पी अपॉन q माइनस पी निकालना है जो कि 34a स्क्वायर बाई 30a स्क्वायर हो जाएगा जो कि 17/15 होगा। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर ए बी सी डी रूट थे तो सम ऑफ द रूट्स लिख करके मैंने r की वैल्यू निकाल दी और फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख करके p और q को a स्क्वायर के टर्म में लिख लिया और वहां से रेशो निकाल लिया, मेरा काम हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस तरह का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने एक्सरसाइज में कर रखा था जहां पे रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b वॉज 6 गिवन था। तो यहाँ पर 6 ना होकर के उन्होंने क्या कहा कि रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इज m/n। मुझे शो करना है कि a/b की वैल्यू इतनी है। तो अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी। इसकी वैल्यू m/n है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूं तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4ab की वैल्यू m स्क्वायर बाई n स्क्वायर आ जाएगी। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो यहां से आ जाएगा, 4 को मैं इधर भेज देता हूं तो a स्क्वायर बाई ए बी को मैं a बाई बी लिख सकता हूं, b स्क्वायर बाई ए बी को b बाई ए लिख सकता हूं, प्लस 2
इज इक्वल टू 4m² बाई n² आ जाएगा। अब मैं इस a बाई बी को x लिख लूं तो ये इक्वेशन क्या हो गई, x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4m² बाई n²। तो ये बेसिकली x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस 2 माइनस 4m² बाई n² x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो इस नंबर के इक्वल होगी। मैंने इसको जो पिछले एग्जाम्पल में भी किया था वो भी सॉल्व नहीं किया था, छोड़ दिया था। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली होगी कि जो मेरा x यहाँ पर सॉल्व करके आएगा इसमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज्ड होगा, जबकि यहाँ पर जो नंबर है वो m प्लस रूट ऑफ m² माइनस n² अपॉन m माइनस रूट ऑफ m² माइनस n² है। तो मैंने कुछ बच्चों के साथ डिस्कस किया था कि यहाँ से जो x आता है वो एग्जैक्टली इस फॉर्म में नहीं आता, बिकॉज जो x है ये कुछ p प्लस रूट क्यू अपॉन r टाइप का आता है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए तुमको एक सिंपल सा काम करना होगा कि इसको ऊपर नीचे m माइनस रूट ऑफ m² माइनस n² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। तो यहां डिनोमिनेटर में तो ये टर्म आ ही जाएगा और ये जो पूरा टर्म आएगा ये सिंप्लीफाई होकर के m प्लस रूट ऑफ m² माइनस n² आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। काफी लंबा प्रोसेस इसलिए मैं यहां पर कर नहीं रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं a b c 3 नंबर हैं जो कि AP में हैं, b c d 3 नंबर हैं जो कि GP में हैं, और 1 बाई सी 1 बाई डी और 1 बाई ई 3 नंबर है जो फिर से AP में है। मुझे ये प्रूव करना है कि A C और E GP में है। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे टर्म हो गए, तो मैं इसमें एक नया तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये तीनों टर्म AP में हैं तो मैं इसका फर्स्ट टर्म A ले लूँगा और कॉमन डिफरेंस वैसे तो हम लोग जनरली D लेते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर D ऑलरेडी इसलिए थोड़ी देर के लिए मालूम है कॉमन डिफरेंस P ले लूँगा। तो A तो मेरा A ही रहेगा, B को मैं A प्लस P लिख सकता हूँ और C को A प्लस 2P लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने B और C को A और P के टर्म में लिख दिया। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, मेरे पास BCD GP में दे रखा है, तो यहाँ से मैं D को भी A और P के टर्म में लिख सकता हूँ और फिर E को भी A और P के टर्म में लिख सकता हूँ। तो BCD GP में है, इसका मतलब C² इज इक्वल टू BD, या D की वैल्यू C² बाई B होती है। इसको मैं A प्लस 2P है सॉरी का होल स्क्वायर अपॉन A प्लस P लिख देता हूं। तो D भी इस टर्म में हो गया। अब ये कह रहे हैं कि 1 बाई C 1 बाई D और 1 बाई E AP में है। इसका मतलब 1 बाई C प्लस 1 बाई E इज इक्वल टू 2 बाई D। ये कंडीशन मुझे गिवन है, तो मैंने एक एक करके सारी कंडीशन यूज कर ली। अब C मेरे को पता है A प्लस 2P है, और ये वाला जो टर्म है ट्वाइस ऑफ डिनोमिनेटर में D है, तो 1 बाई D की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2P का होल स्क्वायर इंटू A प्लस P। ठीक, तो यहां से मैं 1 बाई E की वैल्यू निकाल लूं। 1 बाई E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ A प्लस P अपॉन A प्लस 2P का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस 2P। ठीक है, अब देखो मैं कर क्या रहा हूं कि मैंने सारी चीजों को इन्हीं दो वेरिएबल A और P के टर्म में लिख लिया। अब अगर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की होगी, जो कि अभी तक मैंने नहीं की है, तो इस चीज की वैल्यू
सिंप्लीफाई होकर के मुझे ये कंडीशन दे देगी कि ए सी ई आर इन जी पी। ए सी ई आर इन जे पी का मतलब ये हुआ कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए ई, या 1/e की वैल्यू a/c स्क्वायर होती है अगर ये जीपी में होती। तो मैंने यहाँ से 1/e की वैल्यू निकाल ली a और p के टर्म में, और अगर मैंने कोई गलती नहीं की होगी तो इसकी वैल्यू a/c स्क्वायर आ जानी चाहिए। तो मुझे क्या लाना है उसको मैंने थोड़ा सा ट्वीक किया, 1/e बनाया, और यहां से 1/e की वैल्यू इन्हीं दो पैरामीटर a और p के टर्म में सिंप्लीफाई कर ली। तो यहां से 1/e की वैल्यू कितनी आई, a प्लस 2p का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया, जो कि c स्क्वायर, वही मुझे लाना है। तो यहां पे मुझे क्या लाना है इस पे मेरी हमेशा नजर होनी चाहिए, वही चीज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ गया, 2a प्लस 2p, और यहां पर चूंकि a प्लस 2p है इसलिए न्यूमरेटर में यहां पर माइनस a माइनस 2p आ गया। 2p से 2p कैंसिल हो गया, माइनस 1 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया a अपॉन a प्लस 2p का होल स्क्वायर, जो कि 1/e इज इक्वल टू a/c स्क्वायर आ गया, या c स्क्वायर इज इक्वल टू ae आ गया, या कि ACE R इन GP आ गया। ठीक है, तो ये जो मैं अलग अलग तरीके करके दिखा रहा हूं, इन सारे तरीकों में एक ही बात है कि जितनी कंडीशंस दे रखी हैं उन हर कंडीशन को मुझे यूज करना है, और उन कंडीशन के टर्म में इक्वेशंस बनाती जानी है, और फिर सिंप्लीफाई करके जो मेरे को एंड रिजल्ट चाहिए वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी है। तो मैं एक तरफ से जो भी मेरे को कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दी थी, उन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आपस में ऐड करते 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 मैं 1/e तक लेकर के गया, और फिर मुझे पता था कि 1/e की वैल्यू a/c स्क्वायर लानी है मुझको, तभी मैं इसको जीपी प्रूव करूंगा। तो उसको सॉल्व करता गया और अंत में a/c स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 आसान सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरह का एक सॉल्व एग्जाम्पल भी कर रखा है और एक एक्सरसाइज में भी एग्जाम्पल कर रखा है। तो इस एक्सरसाइज, इस वाले एग्जाम्पल के लिए मैं जब 5/9 कॉमन ले लूंगा तो ये टर्म 9 प्लस 99 प्लस 999 जैसा बन जाएगा, जिसको मैं 10-1 प्लस 10 स्क्वायर -1 प्लस 10 क्यूब -1 टाइप का लिख लेता हूं, जो कि एक 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब टाइप की जीपी है, जो आप अलग ऐड कर लोगे, और 1 प्लस 1 प्लस 1 टाइप की एक अलग सीरीज है, जिसको तो हम n हो ही जाएगा। तो इस तरीके से साथ में 5/9 लिखा हुआ है, तो इस तरीके से मैं इस सीरीज को ऐड कर सकता हूं। दूसरा भी प्रॉब्लम सिमिलर सा ही है, बस थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है। यहाँ पे 555 थे, यहाँ पे डेसिमल के टर्म ले लिए। तो अगर मैं इसमें से 6 कॉमन ले लूं तो ये 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 जैसी सीरीज बन जाएगी। फिर से 6 के जगह पे 6/9 ले लूं तो ये 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 जैसी सीरीज बन जाएगी। इस सीरीज को मैं 1 माइनस 0.1 प्लस 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0.1 की क्यूब लिख सकता हूँ। 6/9 साथ में है ही है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6/9 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये सब तो n हो जाएगा, माइनस 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का क्यूब अप टू 0.1 की पावर n। तो ये एक जीपी हो जाएगी, जीपी को अलग ऐड कर लेना, n में से सब्ट्रैक्ट कर देना, 6/9 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी आंसर। ये जो सीरीज है इसमें पहला टर्म 2 इंटू 4 है, फिर 4 इंटू 6 है, फिर 6 इंटू 8 है। तो बेसिकली इस सीरीज का जनरल टर्म an जो है वो bn इंटू cn के फॉर्म का है, जहां पर bn जो है वो 2, 4, 6, 8 एक AP है जिसको मैं 2n लिख सकता हूं। cn जो है वो 4, 6, 8 एक दूसरी AP है जिसको 2n प्लस 2 लिख सकता हूं। तो an की वैल्यू 2n इंटू 2n प्लस 2 आ गई। अब n की वैल्यू 20 डालो और आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ द सीरीज 3 + 7 + 13 + 21 + 31। तो यहाँ पर फिर ये देखो AP नहीं हो गई, इस तरह का एक हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले किया था। यहाँ पर देखो डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 6 है, यहाँ पर डिफरेंस 8 है, यहाँ पर डिफरेंस 10 है, यानी कि वो वाला प्रॉब्लम है जहाँ पर डिफरेंस जो होता था वो AP में होता था। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए हम करते थे Sn की वैल्यू 3 + 7 + 13 + 21 ऐसे करते करते अप टू An लिख लेते थे, और एक बार दोबारा से Sn की वैल्यू यही लिखते थे, लेकिन इस बार 3 को 7 के नीचे, 7 को 13 के नीचे, 13 को 21 के नीचे, इस तरीके से An-1 और +An लिख लेते थे। अब जब मैं इन दोनों सीरीज को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 की वैल्यू 3 + 4 + 6 + 8 अप टू An - 1 इस तरह का एक टर्म हो जाएगा, जो कि अपने आप में एक AP है, -An आ जाएगा। इस AP का फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है। तो यहां से 3 + n-1/2 इंटू 2 × 4 + n-2, n-1 -1d होगा ना, तो यहाँ पे n-2d -An, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैंने कुछ नहीं किया, बस सम ऑफ AP का फॉर्मूला लगा दिया है। यहां से तुम An को सॉल्व कर लोगे और फिर समेशन An लिख करके सम ऑफ द सीरीज निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। ये कह रहे हैं S1, S2, S3 आर सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, देयर स्क्वायर्स एंड देयर क्यूब। सो बेसिकली S1 की वैल्यू n+1/2 है, S2 की वैल्यू n+1 2n+1/6 है, और S3 की वैल्यू n²n+1² 4 है। अब मुझे ये शो करना है कि 9s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू s3 × 1 + 8s1। तो ये सिंपल साइड है, यहाँ पर दो अलग अलग सेट में ये कॉम्प्लेक्स हैं, तो मैं पहले की तरह से कॉम्प्लेक्स वाली साइड से शुरू करूंगा। तो RHS की वैल्यू हो गई s3 × 1 + 8s1, जो कि n² n+1² 4 × 1 + s1 है, 1 + 8 n+1/2, ये कैंसिल होकर के 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n² n+1² / 4 × 4n² + 4n+1, जो कि n² n+1² × 2n+1² / 4 है। चूंकि मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर मेरा s2² में 6 होता था, इसलिए मैं इस बाई 4 को 36 × 9 लिख लूंगा, और ये 9 × s2 का स्क्वायर आ गया। जैसे मैं पीछे एग्जाम्पल कर रहा था और मेरी सीरीज में जो जनरल टर्म An होता था वो किसी दो टर्म Bn और Cn का प्रोडक्ट होता था, ऐसे इस सीरीज में भी अगर मैं जनरल टर्म को देखूं तो ये जनरल टर्म है An, वो Bn/Cn टाइप का कोई टर्म है, जहां पर Bn तो सिंपली 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³ ही है। तो Bn की वैल्यू तो हो गई n² n+1² / 4। अगर मैं Cn को देखूं तो Cn का पहला टर्म 1 है, फिर अगला टर्म 3 है, +5 है, अप टू n टर्म से जाएगा। तो ये एक
एपी हुई जिसका पहला टर्म 1 हुआ और कॉमन डिफरेंस 2 हुआ, तो सी एन की वैल्यू हो जाएगी n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। ए और डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 2 प्लस 2n-2 हुआ जो कि 2n हो गया और ये सिंप्लीफाई होकर के n स्क्वायर आ गया। अब मेरा जो an है वो bn बाई सी एन है जो कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4n स्क्वायर है। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1/4 n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है। अब मुझे सम करना है, इसलिए Sn की वैल्यू सिग्मा an हो जाएगी, और अब इस तरह के टर्म्स का सम करना मुझे आता है, तो ये 1/4 इंटू सम ऑफ n स्क्वायर प्लस ट्वाइस सम ऑफ n प्लस सम ऑफ 1 हो जाएगा, जो कि 1/4 ये सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना यहाँ पे सिग्मा n का, और यहाँ पर सिग्मा 1 की वैल्यू n हो जाएगी। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। मुझे शो करना है कि न्यूमरेटर में मेरे पास ये एक सीरीज है और डिनोमिनेटर में ये दूसरी सीरीज है। इन दोनों का रेशो 3n + 5/3n + 1 है। तो जो मेरी न्यूमरेटर वाली सीरीज है, सपोज करो मैं इसको S1n लिख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर वाली सीरीज जो है वो उसको S2n लिख लेता हूँ। तो S1n जो है वो 1 × 2 स्क्वायर प्लस 2 × 3 स्क्वायर अप टू n × n+1 का होल स्क्वायर है, जिसे मैं सिग्मा k × k+1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, जो कि सिग्मा k³ प्लस 2k स्क्वायर प्लस k होगी। अब तुमको k³ का भी सम आता है, k स्क्वायर का भी सम आता है, k का भी सम आता है, उसको तुम सॉल्व कर लोगे, मैं तुम्हारे लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। S2n की जो वैल्यू है वो 1 स्क्वायर इंटू 2, फिर अगला टर्म 2 स्क्वायर इंटू 3 अप टू लास्ट टर्म n स्क्वायर इंटू n+1 है, जो कि सिग्मा k स्क्वायर इंटू k+1 है, जिसे मैं सिग्मा k³ प्लस k लिख सकता हूँ, रादर सिग्मा k लिख सकता हूँ। तो सिग्मा k³ भी तुमको पता है, सिग्मा k भी तुमको पता है, दोनों फॉर्मूले पता है, तो ये टर्म भी लिख लोगे। जब तुमको S1n भी आ जाएगा, S2n भी आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, खाली यही टर्म बचेगा, खुद से सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम बना के उन्होंने दे दिया, पर बहुत ही आसान सवाल है। ये कह रहे हैं फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर फॉर 12,000 रुपीज, ही पेज ₹6,000 कैश। तो भाई इसने सबसे पहले तो 6,000 रुपए दे दिए, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट। तो पहले साल में ये 500 रुपए देगा और प्लस 12/100 इंटू पिछले साल का बैलेंस यानी कि 6,000 रुपए देगा। अगले साल फिर ये 500 रुपए देगा और प्लस 12/100 इंटू जो बचा हुआ है, तो 6,000 तो पहले दे दिया था, प्लस 500 और पे कर दिया, तो इस बार 5500 रुपए पे ही इंटरेस्ट लगेगा। फिर अगले साल फिर 500 रुपए देगा और फिर बचे हुए पैसे पे इंटरेस्ट देगा, जो कि अब खाली 5,000 रुपए रह गए हैं। इस तरीके से जब ये काम करेगा तो ये 500 रुपए करके 12 साल तक पैसे देता रहेगा। तो 12वें साल में फिर 500 रुपए देगा और इस बार इसका इंटरेस्ट 12/100 इंटू 500 रुपए रह जाएगा। 500 रुपए दे दिया, अब इसका सारा पैसा चुक गया। अब मुझे इसको सिंपली ऐड कर लेना है, पूछना है हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट। तो ये वाला जो सम है 6,000 प्लस 500 की 12 किश्तें, ये तो 12,000 रुपए हो ही गया, और जो इंटरेस्ट इसने पे किया ये 12/100 इंटू 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 अप टू 500। ये जो टर्म बना ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, जिसका पहला टर्म 6,000 है और कॉमन डिफरेंस -500 रुपए, क्योंकि हर साल 500 रुपए कम देता है। तो इस एपी को सम कर लो, जो कि तुम आराम से कर सकते हो, 12/100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको ओरिजिनल 12,000 में ऐड कर देना तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 28 तो कराने का मतलब ही नहीं है। यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, शमशाद अली ने स्कूटर खरीदा 22,000 रुपए का, 4,000 रुपए पहले दे दिए तो वही 4,000 पहले वाले हो गए। बाकी जो पैसे हैं उसमें हर साल 1,000 रुपए दे रहे हैं और साथ ही साथ 10% यानी कि 10/100 इंटू पहली बार 18,000 रुपए दिए, फिर अगले साल फिर 1,000 रुपए देंगे और फिर 10/100 इंटू 17,000 रुपए देंगे। ऐसे 18 साल तक पैसे देते रहेंगे तो लास्ट साल में आकर के 1,000 रुपीज देंगे प्लस 10/100 इंटू 1,000 रुपए देंगे, टोटल पेमेंट हो गया। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये तो 22,000 रुपए हो ही जाएंगे और जो इंटरेस्ट होगा वो 10/100 इंटू 18,000 प्लस 17,000 अप टू 1,000 हो जाएगा। वही सेम कंसेप्ट पे फिर एपी है, ऐड करो 22,000 ऐड करो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 फिर उन्हें वर्ड प्रॉब्लम बनाने की कोशिश की पर बहुत सिंपल है। उन्होंने कहा भैया एक आदमी ने अ पर्सन राइट्स अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड्स, ही आस्क ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर टू एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन्स with instructions that they move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that it costs 50 paisa to mail one letter. Find the amount spent on the postage when 8 set of letter is mailed. तो पहले सेट में 4 लेटर थे और उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी तो उसके अगले सेट में 4 स्क्वायर लेटर होंगे, बिकॉज हर फ्रेंड ने 4 लेटर्स भेजे होंगे तो 4 स्क्वायर लेटर होंगे। उसके अगले सेट में 4 क्यूब लेटर होंगे। ऐसे 8 सेट में 4 की पावर 8 लेटर होंगे। जो टोटल लेटर भेजे गए वो 4 + 4 स्क्वायर + 4 क्यूब अप टू 4 की पावर 8, ये तुम्हारा सम ऑफ जीपी से आ जाएगा। और ये जो भी अमाउंट है इसको 0.5 रुपी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ लेटर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेटर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो ये तो सवाल यहाँ पे उन्होंने क्यों पूछा यही मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो तुमने 10,000 रुपये जमा किए, तुमने नहीं मतलब आदमी ने। पहली चीज मुझे बताना है कि 15 साल में उसके पैसे कितने होंगे। तो चूंकि ये पूरे फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, तो 15वें साल में जो इंटरेस्ट मिला होगा वो खाली 14 साल तक का मिला होगा। तो पहले पार्ट के आंसर में 10,000 तो होंगे ही, प्लस 14 साल में सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 होता है। तो 10,000 इंटू 5 इंटू 14/100 करूंगा तो ये 7,000 रुपये और हो जाएगा, तो 17,000 रुपये हो जाएगा। और फिर दूसरे में यही काम करना है, लेकिन इस बार 20 साल के लिए तुमने पैसा लगा दिया तो इस चीज़ की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 फिर वर्ड प्रॉब्लम के चक्कर में आसान प्रॉब्लम बना दिया। ये कह रहे हैं मैन्युफैक्चर रिकॉन्स द वैल्यू ऑफ अ मशीन विच कॉस्ट हिम 15,625 विल डिप्रिशिएट ईच ईयर बाई 20%। तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जिस मशीन की कीमत 15,625 रुपये थी उसकी वैल्यू 1 साल के बाद 15,625 इंटू, चूँकि 20% का डिप्रिसिएशन है इसलिए वो 80% रह जाएगी, इंटू 80/100 रह जाएगी, जिसको मैं 4/5 लिख सकता हूँ। तो पहले साल पे ये 15,625 इंटू 4/5 हो जाएगी। अगले साल पे उसका 20% डिप्रिसिएशन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 15,625 इंटू 4/5 का स्क्वायर हो जाएगी, बिकॉज जो ये अमाउंट है इसका 4/5 हो जाएगी। तो बेसिकली ये जीपी हो गई। फिर ऐसे ही t इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 15,625 इंटू 4/5 का क्यूब हो जाएगी, फिर 4/5 की पावर 4। तो जो मेरा आंसर होगा t इज इक्वल टू 5 ईयर्स पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 15,625 इंटू 4/5 की पावर 5। अब सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकाल लें।
क्वेश्चन नंबर 32 इनका वर्ड्स प्रॉब्लम का थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है, हालांकि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहे हैं 150 वर्कर्स वर एंगेज टू फिनिश अ जॉब इन सर्टेन नंबर ऑफ डेज। ये कितने दिन है इन्होंने बताया नहीं है। 4 वर्कर्स ड्रॉप्ड आउट ऑन सेकेंड डे, 4 मोर वर्कर्स ड्रॉप्ड ऑन द थर्ड डे एंड सो ऑन। तो बेसिकली पहले दिन 150 आदमी काम कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन 146 आदमी काम कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन 142 आदमी काम कर रहे हैं। इस तरीके से काम हुआ एंड इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो सपोज कर लेते हैं ये जो नंबर ऑफ डेज हैं इनको मैं n मान लूं। तो पहले दिन 150 आदमी काम किए, फिर अगले दिन 146, फिर 142। ऐसे अगर मेरे पास n टर्म्स हों तो जो टोटल वर्क होगा वो इन सब का सम हो जाएगा। इतने मैन डेज का काम हो गया और इनका जो सम है वो सम ऑफ अ एपी हो गया। एक ऐसी एपी जिसका फर्स्ट टर्म A150 है, कॉमन डिफरेंस -4 है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n है। तो इसकी वैल्यू जाएगी n/2 इंटू 300 2a प्लस n-1 इंटू -4। ये मेरा टोटल वर्क हो गया। अब ये काम n डेज में हुआ अगर इस तरीके से काम हुआ। अगर मान लो जैसे पहले प्लान था वैसे होता तो इस टोटल वर्क की वैल्यू 150 इंटू n-8 होती। 150 आदमी अगर रोज काम करते तो n-8 डेज में ही खत्म हो जाता, बिकॉज इट टुक 8 मोर डेज टू फिनिश द वर्क। तो अब सिंपल सी बात हो गई कि मैं इस इक्वेशन n/2 इंटू 300 प्लस n-1 इंटू -4 को 150 इंटू n-8 से मल्टीप्लाई कर लूँ। ये क्लियरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने ये एक्सरसाइज ख़त्म कर ली। अब आप लोग इस एक्सरसाइज को करो। जो क्वेश्चंस मैंने डिफ़िकल्ट लगे वो मैंने करा ही दिए पूरे, और जिनमें मुझे थोड़ा बहुत हिंट से काम चलता दिखाई दिया उस मैंने हिंट करके छोड़ दी। आई होप कि आप लोग इसको आराम से कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।